नमस्कार, मैं विवेक कुमार मीणा वीएन के हब में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से इसमें आने वाले क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हमारा पर्यावरण, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट को पर्यावरण में डालते हैं। जनरली जो अपशिष्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो अपघटनीय और एक होता है अनअपघटनीय। तो इनके अपघटन से क्या समस्याएं आती हैं? नंबर एक जैविक समस्या और सेकंड जो है वो है अजैविक कचरे के निपटान में आने वाली समस्या। तो कुल मिला के अपशिष्ट को अगर हम वातावरण में डालते हैं तो जैविक समस्या और अजैविक समस्या दो प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैविक समस्याओं में जैसे अगर कोई गाय भैंस वगैरह या कोई जानवर मर जाता है तो उससे दुर्गंध आने लग जाती है या मक्खियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और अजैविक कचरा जैसे प्लास्टिक वगैरह होते हैं, इनको जलाने से वायु में मंडल में गैस या प्रदूषण हो जाता है, या दबा देते हैं तो मिट्टी बंजर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये समस्याएं आती हैं। इसके बाद जो अपघटन के आधार पर जो कचरा होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है, एक जैव निम्नीकरण और एक अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं या कवक के द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित कर दिए जाते हैं। जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ दिया जाता है। अजैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो अक्रिय रूप से लंबे समय तक क्या है वातावरण में बने रहते हैं और जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते। तो कुल मिला के जैव निम्नीकरण जीवों के द्वारा अपघटन होने वाले, अजैव निम्नीकरण जीवों के द्वारा अपघटित न होने वाले, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है वो बनता है पारितंत्र। पारितंत्र नाम से स्पष्ट हो रहा है, पारी का मतलब चारों ओर, और तंत्र ऐसा भाग जिसमें जैविक और अजैविक घटक शामिल हो। हमारे चारों ओर का वह वातावरण जिसमें जैविक और अजैविक घटक शामिल हों उसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के जो जैविक घटक होते हैं जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, और अजैविक घटक में जैसे प्रकाश, ताप, दाब, जल, आर्द्रता, नमी, मिट्टी, पत्थर इत्यादि, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता लेकिन जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अजैविक घटक किसे कहते हैं? वे घटक जो जिनमें जीवन नहीं होता लेकिन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। पारितंत्र सामान्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है जैसे वन, तालाब, झील, और कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है जैसे कि एक खेत हो गया, एक्वेरियम हो गया जिसमें मछलियाँ वगैरह कांच के जार में रखे जाते हैं, कोई बगीचा या उद्यान हो गया। तो कुल मिला के आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक पारितंत्र का एग्जाम्पल दीजिए या कृत्रिम पारितंत्र का एग्जाम्पल दीजिए। नेक्स्ट, आहार के आधार पर जैविक घटकों के जो प्रकार होते हैं। आहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, टॉपिक भी बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आहार के आधार पर जो जैविक घटक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक कौन होते हैं? देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, उत्पादक का मतलब पेड़ पौधे, यानी उत्पन्न करने वालों को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। अर्थात वे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। और उपभोक्ता उस खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करने वालों को उपभोक्ता कहते हैं। ये शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और शामिल की गई है जिसे हम परजीवी कहते हैं। शाकाहारी जो पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी मांस खाने वाले जंतु, और सर्वाहारी जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जो दोनों ही चीज़ें खा सकते हैं। परजीवी, परजीवी वे जीव जो दूसरों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। यहाँ एक होता है परजीवी, एक होता है परपोषी। बेटा इसमें अंतर समझना है आपको कि परपोषी का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है। जैसे मनुष्य एक परपोषी प्राणी है, लेकिन जूं, जोंक, खटमल या अमरवेल ये दूसरों पर रहती हैं और फिर उनसे अपना पोषण प्राप्त करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। आप अंतर समझ गए होंगे आसानी से। इसके बाद जो अपना अगला आता है वो आता है अपघटक। अपघटक क्या होता है?
अपघटक को कहते हैं कि ऐसे जीव जो क्या होते हैं, वातावरण में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको एक बार दोबारा हल्के रूप से समझ लेते हैं कि उत्पादक क्या होता है। उत्पादक का मतलब उत्पन्न करने वाले, जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उपभोक्ता, जो जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खाद्य हेतु उत्पादकों या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता कहते हैं, इस चीज़ को आप आसानी से समझो, उपभोग करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपकी आ सकता है, उसको ध्यान में रखिए। अपमार्जक की पर्यावरण में क्या भूमिका है, क्या रोल निभाता है। अपमार्जक सूक्ष्म जीव जो होते हैं बेटा, जटिल खाद्य पदार्थों या जो मृत जैव पदार्थों में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। क्या करते हैं, मृत जैव पदार्थों में उपस्थित जटिल खाद्य पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी में बदल जाते हैं और पुनः उत्पाद को यानी पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसीलिए इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं और यही अपमार्जक की पर्यावरण में भूमिका है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अपमार्जक अगर अनुपस्थित हो तो मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा सीधा सा प्रभाव पड़ेगा कि अगर ये नहीं होंगे तो मृत जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं होगा और वो पर्यावरण में बने रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक, जिससे प्रदूषण होने की भी आशंका रहेगी। दूसरा, ये अपघटित नहीं होंगे तो पौधों को भी विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के रूप में ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना बनता है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है पोषी स्तर या खाद्य स्तर किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला का प्रत्येक जैविक स्तर क्या होता है, एक दूसरे पर खाद्य के लिए निर्भर करता है। जैसे कि पेड़ पौधे कौन खाता है, हिरण खाता है, यानी हिरण अपने खाद्य के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, बाघ अपने खाद्य के लिए हिरण पर निर्भर करता है। और इस प्रकार ये एक जैविक स्तर कहलाते हैं जो परस्पर एक दूसरे से खाद्य के लिए जुड़े रहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। एग्जाम में ये डायग्राम पूछा जा सकता है कि पोषी स्तर का पिरामिड बनाइए, पार्वस्तूप बनाइए, जिसमें सबसे नीचे क्या होता है, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। इसके बाद आता है आहार श्रृंखला। प्रत्येक जीव अपने खाद्य के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है और एक श्रृंखला बना देता है। जैसे पेड़ों को खाता है हिरन, हिरन को खाता है भेड़िया और शेर खाता है भेड़िया को। तो कुल मिला के प्रत्येक जीव अपने भोजन के लिए अपने से आगे वाले जीव पर निर्भर कर रहा है और एक श्रृंखला का निर्माण कर देता है। इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। अब आहार श्रृंखला कई प्रकार की हो सकती है। प्रकृति में आहार श्रृंखला सामान्यतः आपकी बुक के हिसाब से 3 प्रकार की दी हुई है, जिसमें वन, घास और तालाब। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, किसी वन खाद्य श्रृंखला या घास या तालाब खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो वन का आप सीधा सीधा याद रखते हैं, वन में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। पेड़ को कौन खा सकता है, पेड़ पौधों को हिरन खा सकता है। हिरन को कौन खा सकता है, भेड़िया खा सकता है या शेर खा सकता है। घास या अनाज, घास को कौन खा सकता है, अनाज को कौन खा सकता है, टिड्डा खा सकता है। टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को मोर या गिद्ध खा सकता है। इसी प्रकार से तालाब में भी क्या होते हैं, प्लवक होते हैं। प्लवक यानी शैवाल, शैवाल को कौन खा सकता है, बिच्छू या केकड़ा खा सकता है, नहीं मछली खा सकती है और बगुला खा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने होंगे कि वन खाद्य श्रृंखला का, घास खाद्य श्रृंखला का और तालाब खाद्य श्रृंखला का। नेक्स्ट इसी से संबंधित हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है खाद्य जाल। खाद्य जाल, अगर आपको आहार श्रृंखला याद है तो वहीं से ये याद होता है कि 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल नुमा संरचना बना देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसी को अगर याद रख लेंगे तो आप यहाँ से खाद्य जाल का एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ आपको दिया हुआ है कि हिरन भाई घास भी खा सकता है और एक खाद्य श्रृंखला ये बनी थी। सेकंड कौन सी बन गई, घास, हिरन, भेड़िया और शेर, ये हो गई सेकंड। इसके अलावा और भी खाद्य श्रृंखला यहाँ से बन सकती हैं, जैसे कि जो शेर है वो बगुला भी खा सकता है, बगुला खा सकता है, या भेड़िया है वो बगुला भी खा सकता है। तो कुल मिला के एक जाल नुमा संरचना बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वन लीनियर क्वेश्चन होता है या एबेसिडा के टाइप में क्वेश्चन होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि स्थलीय पारितंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो सूरज से जितनी ऊर्जा मिलती है उसका केवल 1% ही क्या करते हैं, खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर सूरज ने क्या लिया, सूरज से पेड़ पौधों ने 1 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा ग्रहण की, तो उसका केवल 1% ही वो क्या करते हैं, खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी कितना, केवल 100। तो याद रखने वाली बात है, जैसे 1 लाख किलो कैलोरी लिया है तो उसका 1% कितना, 1%। तो 10 से 10, 10 से 10, यानी 1000 किलो कैलोरी, 1 लाख का 1000 किलो कैलोरी ही वो खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, जिसे शाकाहारी जो होते हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और प्रत्येक जो जीवधारी होता है उसका केवल 10%, जैव मात्रा का केवल 10% ही क्या है, अगली पीढ़ी को उपलब्ध करा पाता है। प्रत्येक जीवधारी या प्रत्येक उपभोक्ता अपने द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊर्जा का केवल 10%, जैव मात्रा का कुल 10% ही क्या है, खाद्य ऊर्जा में बदल पाता है। बाकी जो अपनी सामान्य प्रक्रियाएं हैं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि में काम ले लेता है। इसी को 10% ऊर्जा का 10% नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला 2 या 3 चरण, जो 3 या 4 चरणों में ही पूरी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे स्तर तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा के 10% के नियम के आधार पर अगले स्तर पर जाने पर ऊर्जा का अधिकांश भाग वायुमंडल में हासिल हो जाता है और केवल 10% ही अगली पीढ़ी को खाद्य ऊर्जा के रूप में उपलब्ध हो पाता है। इसीलिए चौथे स्तर तक जाने पर ऊर्जा के स्तर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह ऊर्जा प्रवाह की 2 मुख्य बातें बताओ, जिसमें पहला है ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। मतलब अगर घास को हिरण खाता है तो हिरण अपनी ऊर्जा किससे लेता है, अपनी ऊर्जा घास से लेता है। और हिरण को सपोज करो शेर खाता है तो शेर अपनी ऊर्जा किससे लेता है, हिरण से लेता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा घास से हिरण और हिरण से शेर में जाती है, न कि शेर से हिरण में जाती है। तो ऊर्जा की जो दिशा होता है, प्रवाह होता है, वो एक दिशा होता है और क्रमागत होता है, एक से दूसरे को, दूसरे से पहले को नहीं। तो ये जो आपका डायग्राम है, ऊर्जा आरेख है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा सीधा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो उत्पादक होते हैं सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करती हैं, ऊर्जा फिर सूर्य से कहाँ जाती है, उत्पादक में, उत्पादक से शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर शीर्ष मांसाहारी। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। ऊर्जा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो जैव आवर्धन। जैव आवर्धन फसलों का रोगों से बचाने के लिए पीड़कनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ता है और ये रसायन क्या होते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। देखो जैव आवर्धन को हम इस प्रकार से समझते हैं कि हम खेतों में अत्यधिक मात्रा में फसल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, या उनको कीटों से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनमें पीड़कनाशक डालते हैं। क्या डालते हैं, पीड़कनाशक डालते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग उनमें किया जाता है। और ये रसायन जब, कुछ रसायन तो क्या होते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं और कुछ रसायन पानी के साथ बहकर जलाशयों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में या जलाशयों में। तो कुल मिला के जो मिट्टी में होते हैं वो पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और पौधों से ये जंतुओं में चले जाते हैं और जंतु उनको ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जलाशयों में जो जलीय पौधे होते हैं वो इनको ग्रहण कर लेते हैं और वहाँ से ये किन में प्रवेश कर जाते हैं, जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो कुल मिला के ये पदार्थ क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरण होते हैं। निम्नीकृत मतलब जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते और ये प्रत्येक स्तर पर जाने पर इनकी उत्तरोत्तर मात्रा क्या होती है, लगातार आहार श्रृंखला में बढ़ती जाती है। और चूंकि मनुष्य इस आहार श्रृंखला का शीर्षस्थ होता है, सबसे ऊंचा भाग होता है जो सभी को खा सकता है, तो उसमें इन रसायनों की मात्रा का लगातार बढ़ना, सर्वाधिक रूप में संचित होना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। इसके बाद अब हमारा आता है ओजोन परत। ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत
ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। ये सामान्यतः क्या होता है, मनुष्य के लिए घातक विष है, परंतु ऑक्सीजन क्या है, एक प्राणवायु गैस है। ये आपके खालिस्तान या एबेसडे में आ सकता है कि ओजोन एक घातक विष है और ऑक्सीजन क्या है, प्राणवायु है। सामान्यतः ओजोन की संरचना में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयोग करते हैं और O3 बना देते हैं, जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। ओजोन के बनने का जो रासायनिक समीकरण है वो इस प्रकार है कि पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन क्या है, अपने घटकों या अपने परमाणुओं में वियोजित हो जाती है। दोबारा सुनिए, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो गैस है वो अपने परमाणुओं में वियोजित हो जाती है। फिर ये ऑक्सीजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के अणु से संयोग करके ओजोन का निर्माण कर देते हैं और इस प्रकार ओजोन गैस का निर्माण होता है। ओजोन गैस से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि ओजोन विरलन, ओजोन अपघटन, ओजोन अपक्षय या ओजोन में छिद्र होना क्या होता है। वर्तमान में बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हुआ, CFC जैसे हानिकारक प्रदूषक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के कारण क्या हो रहा है, ओजोन लगातार इसकी कमी हो रही है। क्यों, इस चीज़ को हम समझते हैं कि ओजोन क्या करती है। ओजोन ये करती है कि CFC की उपस्थिति में ओजोन जो है अपने घटकों में पुनः टूट रही है। लगातार वायु प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, CFC की मात्रा बढ़ रही है और उसके कारण ओजोन क्या है, अपने ही घटकों में पुनः वियोजित हो रही है, जिससे वातावरण में इसकी लगातार कमी होती जा रही है। इसी वजह से क्या हुआ, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण लगातार सीधे धरातल पर पड़ रही हैं और उनका पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ रहा है। अब इसके कारण देखो क्या हो रहा है, पराबैंगनी किरणें अगर धरती पे आ जाएं तो क्या होगा, पहला जलवायु में परिवर्तन होगा, जैसे वर्तमान में हो रहा है कि गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, सर्दी अत्यधिक पड़ रही है। मानव में त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार का कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो सकते हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनका ताप बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारा जो इसी से रिलेटेड एक नंबर का सवाल बनता है वो क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, सभी देशों ने मिलकर क्या किया, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी। एक कार्यक्रम हुआ था यूनेप, नाम याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सभी देशों में क्या बनी, सर्वानुमति बनी। कब बनी, 1987 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में सभी देशों में सर्वानुमति बनी कि CFC के स्तर को या उत्पादन की मात्रा को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट और जो हमारा टॉपिक है वो है कचरा प्रबंधन, कि कचरे का प्रबंधन किस प्रकार हम कर सकते हैं। कचरा सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। इसमें पहला इसका तरीका है जैव मात्रा संयंत्र। मान लीजिए आपके पास अत्यधिक मात्रा में जैव निम्नीकृत कचरा है तो हम क्या करें, एक बड़ा गड्ढा बना ले, टैंक बना ले, संयंत्र बना ले और उसमें क्या डाल दें, कचरे को डाल दें और फिर उसको ढक दें। कुछ महीनों बाद वो किस में बदल जाएगा, खाद में बदल जाएगा और उसका उपयोग हम कर लेंगे। नेक्स्ट, सीवेज उपचार तंत्र। शहरों में क्या होता है, गंदे पानी को निकालने के लिए सीवेज उपचार तंत्र बनाया जाता है। जब ये सीवेज का गंदा पानी नदियों में प्रवाहित किया जाता है तो उससे ठीक पहले इसको क्या कर देना चाहिए, उपचारित कर देना चाहिए पानी को, और उपचारित कर कर फिर नदियों में प्रवाहित करना चाहिए। इसे सीवेज उपचार तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, उसमें इस कचरे को डाल दो और उसमें विभिन्न प्रकार के वर्मी कल्चर वगैरह छोड़ दो, जैसे केंचुए वगैरह, वो इसे अपघटित करके खाद में परिवर्तित कर देंगे। नेक्स्ट है पुनर्निर्माण करो। आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जिनका दोबारा उपयोग या पुनः निर्मित किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की कुर्सियाँ वगैरह। ये थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है जिनको पिघला करके उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है नई चीज़ें बनाकर। इसके बाद आता है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग में क्या होता है, जैसे अब गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए हम जो बोतल इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे फेंक देते हैं, जबकि हम उसका उपयोग दूध, छाछ, दही
या तेल या पानी के को रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। और लास्ट एक टॉपिक बनता है इसमें डिस्पोजल। चाय पानी इत्यादि पीने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिस्पोजल का इस्तेमाल करते हैं। और जनरली क्या होते हैं, ये वातावरण में अपघटित होने वाले पदार्थों से बने होते हैं, लेकिन वर्तमान में इनको ज़्यादा मात्रा यूज किया जा रहा है, जिससे क्या नुकसान है? हमें ये पूछा जा सकता है कि इनका लगातार उपयोग करने से, अत्यधिक मात्रा में इनका उपयोग करने से प्रकृति में क्या नुकसान हो जाएगा? क्योंकि ये बनते किससे हैं? पर्यावरण में उपस्थित पेड़ पौधे और उनकी छाल से। तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में बनेंगे तो पर्यावरण में उपस्थित पेड़ पौधों का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में बनेंगे तो जहाँ पे इनको गिराया जाएगा वहाँ पे कई दिनों तक बने रहेंगे, जिससे ये दुर्गंध भी फैलाएंगे। तो इनसे ये नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो चाय के कुल्हड़ होते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए, अगर उनका उपयोग किया जाए तो पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है? तो अगर मिट्टी को हम उपयोग लेते हैं कुल्हड़ बनाने के लिए, तो जनरली हमें जानते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत क्या होती है? उपजाऊ होती है। और अगर उसका उपयोग हम चाय के कुल्हड़ बनाने में अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो उससे पर्यावरण में मिट्टी बंजर होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और इसी आशा में आपको ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।